Now again, good morning students. Now we again move on to our next topic, advertisement. And now today we will be going with एकोमोडेशन वांटेड। क्या होता है कि सभी लोग जो है वो पेपर एक्चुअली नहीं पढ़ पाते हैं। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट पीपल लोग जो है वो पेपर जो है वो पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि प्लस इतने सारे ऐड होते हैं कि उन एड्स के अंदर ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली कौन सा घर मेरे लिए सूटेबल है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि जिनके पास टाइम नहीं होता है वो लोग अपने को मुझे कौन सा घर चाहिए या मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग वो ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आजकल ये कमर्शलाइज एंड क्लासीफाइड में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अंदर एक तो लिया जाता है हाउस, वेयर हाउस फॉर कमर्शियल पर्पस और कोई प्लॉट या लैंड। तो आज हम इसके अंदर इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, कि भाई मुझे खाली इतनी ही आवश्यकता है। सेकंड थिंग, आप कितना रेंट पे कर सकते हो, आपको फैसिलिटीज़ क्या चाहिए, है ना। और सबसे मेन, आपको कौन सा एरिया या लोकेशन चाहिए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक शॉप के लिए। ओके, चलिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वांटेड, आवश्यकता है। ठीक है, अ शॉप for ice cream parlor near university. Okay, size minimum 1000 स्क्वायर फीट। अब ये हो गया, आपको एक दुकान चाहिए आइसक्रीम पार्लर के लिए यूनिवर्सिटी के पास। साइज़ कम से कम 1000 होनी चाहिए। फिर इसमें विथ, आपको क्या चीज़ चाहिए, विथ पार्किंग, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी। आ गया। अब ये हो गया, रेंट निगोशिएबल, यानी कितना भी हो हम आपस में बातचीत तय करके कर लेंगे, है ना। अभी यूनिवर्सिटी, जैसे आप एरिया नियर यूनिवर्सिटी, है ना, सुभाष नगर या जो भी आपका एरिया लिखना हो। अब ये हो गया, कॉन्टैक्ट या नाम आ जाएगा और आपका ऐड ख़त्म। इसमें ज़्यादा आपके पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना है। आपको इसके अंदर यही लिखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट या मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक हाउस का घर चाहिए जो एकोमोडेशन वांटेड के लिए देख लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एकोमोडेशन, एकोमोडेशन वांटेड। क्या चाहिए अभी आपको, 2 BHK फ्लैट, बराबर। आपको एक फ्लैट चाहिए इन सेक्टर 14 और 15, 14 या 15 में। प्रिफरेबली ग्राउंड फ्लोर, यानी आपको ज़मीन का ही घर चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग हो सकते हैं। प्रिफरेबली ग्राउंड फ्लोर विथ water, power and
इलेक्ट्रिक विथ वाटर पावर एंड पार्किंग फैसिलिटी। हो गया। अब इसमें वापस वही रेंट निगोशिएबल और कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आया समझ में? ये घर के लिए हो गया। वेयर हाउस का इसी तरह से लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं कमर्शियल पर्पस पे। कमर्शियल पर्पस पे सपोज अब आपको लिखना है कमर्शियल पर्पस में आपको चाहिए है ना वांटेड अ प्लॉट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट प्लॉट, विथ रोड फेसिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मिनिमम 6000 स्क्वायर फीट। एक स्वतंत्र प्लॉट चाहिए। स्वतंत्र का मतलब कहीं दो भाग ना हो, सड़क होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में चाहिए और 6000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको चाहिए फॉर कमर्शियल यूज ऑफ स्टोरेज। आपको कोई चीज़ स्टोर करने के लिए कमर्शियल यूज ऑफ स्टोरेज चाहिए, बस आपको ये हो गया। अब इसके बाद में रेंट निगोशिएबल, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड अगेन एड्रेस नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी आप देख रहे हो कि हमने अभी कमर्शियल प्लॉट का भी बना दिया है ना। अब इस तरीके से आप अब क्या चाहिए जो अगर आपको देखिए रेंट पे अगर देना है तो आप टू लेट यूज़ करते हो, राइट। टू लेट यूज़ करके फिर क्या हो जाता है कि टू लेट यूज़ करने के बाद में आप रेंट पे आपका क्या देना चाहते हो वो, लेकिन एकोमोडेशन वांटेड यानी मुझे चाहिए, एकोमोडेशन का मतलब घर चाहिए, लेकिन जब इसके अलावा कुछ चाहिए तो आपको वांटेड लिख देना है। क्या लिख देना है? वांटेड। यही का एक आप परचेज में भी डाल सकते हो, लेकिन परचेज में खरीदना होता है और वांटेड के अंदर आप रेंट पे चाहिए, लीज पे चाहिए, ये आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि हमने अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स बनाए हैं। अब अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स में आपने देखा कि हमने सबसे पहले बनाया सेल और परचेज का। इन दोनों के जो डिटेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होती है। और दूसरा फिर हमने बनाया टू लेट का और एकोमोडेशन वांटेड का। अब इसमें भी हमने क्या देखा? इसमें भी हमने देखा कि इन दोनों की डिटेल्स जो है वो मैच करती है। ये आपको बेचना है, ये आपको खरीदना है। इसमें डिटेल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर डिटेल्स, और परचेज में लेस डिटेल्स। इसी तरह से टू लेट में मोर डिटेल्स और इसमें लेस डिटेल्स आएगी। कुछ वर्ड्स का जो यूज़ कर रहे हैं हम बार बार, तो उन वर्ड्स का आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसको जल्दी इजी विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिख पाओगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम, उस टॉपिक का नाम है, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे सो दैट आपको भी पता चले कि अब क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। Next topic that we are going to start is about matrimonials, जिसको बोलते हैं वैवाहिक। ठीक है, वैवाहिक में आपको मैट्रिमोनियल्स के अंदर लड़के और लड़कियों के विज्ञापन रिश्ते के लिए आपको बिल्ड करने हैं, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप जो आज बताया गया है उसको अभ्यास करें और घर पे बनाने का प्रयास करें। ओके, टिल देन थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमारा जो आज पार्ट है 34 है, और हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हेलो एरियंस।
हेलो हेरिन्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि हम एनिलीन से भी क्या बना सकते हैं, हेलोबेंजीन बना सकते हैं। लेकिन हमारे उस रिएक्शन में केवल हमने एनिलीन से क्या प्रिपेयर किया, डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी जगह दूसरा कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो वो डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनता है। तो डाईएज़ोनियम क्लोराइड लिया हमने, यहाँ पे हमने HCl लिया तो क्या बना, डाईएज़ोनियम क्लोराइड। डाईएज़ोनियम क्लोराइड से अब हम अलग अलग आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बहुत सारे फ्लोरोबेंजीन, हम सबको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको पहले ये रिएक्शन आनी चाहिए, डाईएज़ोटीकरण, कि एनिलीन का नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं 273 टू 278 केल्विन के बीच में। तो क्या बनता है, डाईएज़ोटिनियम क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटीकरण, यानी कि एनिलीन का क्या हो गया, डाईएज़ोटीकरण हो गया। एनिलीन, डाई का मतलब होता है डबल, और एज़ो ग्रुप का हम जो यूज़ करते हैं जब नाइट्रोजन 2 होते हैं तो हम एज़ो वर्ड यूज़ करते हैं। तो एनिलीन का क्या हो गया, डाईएज़ो, यानी कि उसका एनिलीन पर क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन 2 आके जुड़ गए। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटीकरण। अब इस डाईएज़ोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये नेम रिएक्शन से भी आ सकती हैं। सबसे पहले है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर, इससे हम क्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे अब प्रोडक्ट एनिलीन न लेके क्या लेना है, हमको डाईएज़ोटिनियम सॉल्ट लेना है, यानी क्लोराइड लेना है। डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करते हैं, क्लोरीन से, ठीक है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन से भी करा सकते हैं, और HCl या HBr भी हम ले सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, HCl। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती हैं वो कॉपर के सॉल्ट के साथ होती हैं। अगर हम कॉपर का सॉल्ट लेंगे तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, सैंडमेयर। बनेगा प्रोडक्ट क्या, ये देखिए आप, बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर मेरे को ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो बस यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, Cu2Br2 प्लस HBr। यानी कि हमको जो बनाना है उसका कॉपर का क्या लेना है, सॉल्ट लेना है, लवण लेना है, उसकी प्रेजेंस में हमको रिएक्शन करानी है। ये रिएक्शन आपको पता कैसे आई, एनिलीन का हमने क्या किया, डाईएज़ोटीकरण, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर कितना रखा, 273 केल्विन। 273 केल्विन पर एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 एंड HCl गिव डाईएज़ोटिनियम सॉल्ट। डाईएज़ोटिनियम सॉल्ट से हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम से भी आ सकती है। और क्या बन जाएगा आपके, ये देखिए रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई, एनिलीन से। NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, डाईएज़ोटिनियम सॉल्ट बना। अगर इस डाईएज़ोटिनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराते हैं, HCl या HBr, कोई भी लुईस एसिड, हेलोजन एसिड्स, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर के सॉल्ट की प्रेजेंस में। अगर हम कॉपर क्लोराइड लेंगे तो क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर होगा, और अगर हम क्या लेंगे, कॉपर का ब्रोमाइड लेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एनिलीन से स्टार्ट हुई और ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन पर क्या हुई, खत्म हुई।
केवल यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन को ही डाईएजोटीकरण बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन को डाईएजोटीकरण, यहाँ से यहाँ तक की ये दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सैंडमेयर। अगर एग्जाम में आता है डाईएजोटीकरण तो यहाँ तक देनी है, और अगर एग्जाम में आता सैंडमेयर दीजिए तो आपको ये वाली या ये वाली दोनों में से एक रिएक्शन देनी है। तो हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट से, ये हमने अभी देखा। अगर हम इसकी जगह, ये देखिए अब रिएक्शन दूसरी है गाटरमान। ये देखिए अब गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान अभिक्रिया या गाटरमान रिएक्शन। सैंडमेयर, यहाँ पे भी हमको क्या लेना है? डाईएजोनियम सॉल्ट ही लेना है, N2+Cl-। अब मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डाईएजोनियम सॉल्ट हमने किससे प्रिपेयर किया? एनिलीन से NaNO2+HCl की 273 केल्विन पर रिएक्शन करवा के। इस डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं? कॉपर चूर्ण, है ना, कॉपर डस्ट ले लेते हैं। और अगर हमको जिसकी करानी है, अगर हमको HCl ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2। और अगर हम यही रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट के किससे कराते हैं? HBr से कराते हैं कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में, बनता तो ब्रोमोबेंजीन, लेकिन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? गाटरमान रिएक्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन यानी डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर चूर्ण और HCl के साथ कराते तो भी क्लोरोबेंजीन मिलता है, और कॉपर के लवण के साथ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो भी क्लोरोबेंजीन मिलता है। लेकिन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या कहलाती है? गाटरमान। CuCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन क्या कहलाती है? सैंडमेयर। और अगर कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन क्या कहलाती है? गाटरमान। ये देखिए Cu चूर्ण के साथ और HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनती है, रिएक्शन क्या कहलाती है? गाटरमान। और अगर यही रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? Cu2Br2 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनता तो Br है, यानी कि ब्रोमोबेंजीन ही बनता है, लेकिन रिएक्शन क्या कहलाती है? सैंडमेयर। तो ये आपके एग्जाम में गाटरमान से अगर पूछे तो ये रिएक्शन आपको देनी है, ये वाली या ये वाली। और अगर सैंडमेयर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CuCl2 और यहाँ पे Cu2Br2 लगाना। ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई? सैंडमेयर। और जैसे ही आपको पूछे गाटरमान तो बस आपको यहाँ पे Cu चूर्ण या Cu डस्ट लिखना है, और रिएक्शन आपकी क्या हो गई? गाटरमान। क्लियर? तो अच्छे से समझ में आ गई सैंडमेयर और गाटरमान। और डाईएजोटीकरण पूछे तो हमको रिएक्शन आगे देनी है। अब थर्ड है, इससे हम आयोडोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए आप आयोडोबेंजीन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हम डाईएजोनियम, ये सारी रिएक्शन डाईएजोनियम क्लोराइड से या सॉल्ट से ही हम करेंगे। डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? Ki के साथ, यानी कि डाईएजोनियम क्लोराइड हीट विथ किसके? प्रेजेंस ऑफ Ki। तो क्या बनता है? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बनता है। जबकि अगर हेलोजिनेशन डायरेक्ट करते तो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि हमको कोई भी क्या लेना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HiO3 लेना पड़ता है। तो देखिए डाईएजोटियम सॉल्ट से डायरेक्ट ही पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं हम? डाईएजोटियम सॉल्ट से। तो आयोडोबेंजीन KCl और क्या बन जाता है आपके? N2। तो ये डाईएजोटिनियम सॉल्ट से हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? इस रिएक्शन को नाम नहीं है,
सैंडमेयर हो गया, गाटरमान हो गया। डाई एजोनियम सॉल्ट की हमने किससे रिएक्शन कराई? पोटेशियम आयोडाइड से कराई, तो आयोडोबेंजीन मिल गया। अब अगर हम HbF4 फ्लोरोबेरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये देखिए पहले क्या होता है, यहाँ से HCl हटता है और हमको क्या मिलता है? जो BF3 HCl निकलता है और हमको BF3 मिलता है। ये रिएक्शन आपके क्या कहलाती हैं? ये देखिए आप N2 और ये BF4 माइनस, ये एक प्रोडक्ट बनता है और यहाँ का क्या निकल जाता है? एक HCl निकल जाता है। तो ये H और ये Cl निकल जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बोल्ज-शीमोन रिएक्शन। बोल्ज-शीमोन रिएक्शन, बोल्ज-शीमोन अभिक्रिया, बोल्ज-शीमोन रिएक्शन या बोल्ज-शीमोन अभिक्रिया। ये वापस रिएक्शन होती है इसकी और इसमें से क्या हो जाता है? N2। इधर देखिए वापस इसकी रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में करें हमने? फ्लोरोबेंजीन, तो यहाँ का F यहाँ आके जुड़ जाता है और क्या बन जाता है आपके? फ्लोरोबेंजीन। N2 निकल जाएगा और क्या बन जाता है? BF3। 4 में से एक F यहाँ निकल गया, आगे जुड़ गया N2 और ये BF3। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बोल्ज-शीमोन रिएक्शन। बोल्ज-शीमोन रिएक्शन। तो डाईएजोनियम सॉल्ट इस HbF4 से रिएक्शन करके क्या देता है? फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं बोल्ज-शीमोन रिएक्शन। इसको HbF को क्या बोलते हैं? HbF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसको। अगर आपको इजीली याद करना हो तो मैं आपको एक चार्ट बना रही हूँ, ये आप चार्ट देखिए। अब देखिए इससे आप इजीली प्लस NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन पर अगर इसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डाईएजोनियम सॉल्ट। इस डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम किससे कराएं? Ki से कराएं, आयोडोबेंजीन। ठीक है, अगर हम किससे कराएं? कॉपर चूर्ण से, और क्या लें हम? HBr, तो क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन किससे कराएं? कॉपर चूर्ण से, किसकी प्रेजेंस में? HCl की, तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। ये केवल इजीली मैं तुमको याद करने के लिए बता रही हूँ कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। KCl प्लस N2, यहाँ बनेगा N2 और यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा? N2। ये रिएक्शन क्या हो गई आपके? गाटरमान। ये दोनों रिएक्शन आपके क्या हो गई? गाटरमान। अब है सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? अगर मैंने क्या ले लिया? HCl और Cu2 Cl2, तो भी क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन और N2। Cu2 Br2 ले लिया और HBr ले लिया, तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। लेकिन इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? दोनों रिएक्शन को अलग अलग है, लेकिन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों रिएक्शन को गाटरमान, इन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? सैंडमेयर। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? फ्लोरोबोरिक एसिड से, HbF से, तो क्या मिलेगा मुझे? फ्लोरोबेंजीन और HCl प्लस N2 प्लस BF3। ये मैंने शॉर्ट में रिएक्शंस लिख दी। तो इस चार्ट से भी आप इजीली इस रिएक्शन को बोल्ज-शीमोन, इस रिएक्शन को सैंडमेयर, इस रिएक्शन को भी सैंडमेयर, इस रिएक्शन को गाटरमान, और ये हम
आयोडोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि हम एनिलीन से क्या बना सकते हैं, डाईएज़ोटिनियम सॉल्ट, यानी एनिलीन का डाईएज़ोटीकरण करके हम जो प्रोडक्ट्स हम नहीं बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि फ्लोरोबेंजीन को हम इजीली नहीं बना सकते हैं क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो हम इजीली फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका क्या कर दें, एनिलीन का डाईएज़ोटीकरण कर दे तो डाईएज़ोटिनियम सॉल्ट से हम फ्लोरोबेंजीन भी इजीली बना सकते हैं और आयोडोबेंजीन भी हम इजीली बना सकते हैं। तो ये आपके पूरा जो टॉपिक है वो हो गया एनिलीन का डाईएज़ोटीकरण और उससे हमने सारे हेलोबेंजीन्स प्रिपेयर किए। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि जो एक सोर्स चार्ज है वो अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट करता है एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कहीं कहीं तो वो इफेक्ट ज्यादा होता है और कहीं कहीं वो इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो हमने उस इफेक्ट का नाम क्या रखा, तो उस इफेक्ट का नाम रखा हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम अभी इस क्लास में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हमने देखा कि कोई एक विद्युत क्षेत्र, जैसे कि ये एक सोर्स चार्ज है हमारा, कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर जो टेस्ट चार्ज होगा, जो परीक्षण आवेश होगा, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसने अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट की। ठीक है, जो अब इसके चारों का जो स्पेस है इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हमने। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है, और वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होगी वो हमको डिराइव करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर उपस्थित इकाई धन परीक्षण आवेश, इकाई धन परीक्षण आवेश जितने बल को अनुभव करता है वो बल किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी, या हम कह सकते हैं तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट है जहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा, चार्ज हमने कौन सा लिया, तो चार्ज हमने लिया है इकाई धन परीक्षण आवेश, यानी यूनिट चार्ज। इंग्लिश में बोलेंगे तो हमने कौन सा चार्ज लिया, यूनिट चार्ज लिया। और यूनिट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखा, तो इस पॉइंट पर जैसे हमने चार्ज को रखा, इसने कुछ बल, यानी इसके ऊपर कुछ बल का अनुभव हुआ, और वो जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बल होगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। और कब बराबर होगा, जब जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। यानी कि जो चार्ज है, व्हेन चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। जब चार्ज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो E किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके बराबर है, तो इसके ऊपर जो ये जो बल को अनुभव कर रहा है उस बल के बराबर है। पर कब बल के बराबर होगी, जब चार्ज कौन सा होगा, यूनिट, यानी इकाई धन परीक्षण आवेश होगा, यानी यूनिट चार्ज होगा, तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं कहीं पर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है और कहीं पर इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे कि ये सोर्स चार्ज है, इसकी इंटेंसिटी यहां पर कुछ है जिसको हमने नाम दे दिया E1।
अब अगर इसी पॉइंट को हमने कहीं और शिफ्ट कर दिया, यहां पर शिफ्ट कर दिया और यहां पर हमने हमारे टेस्ट चार्ज को रखा, जैसे हमने टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा, हमने देखा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले डिस्टेंस कितना था, R1 था, अब डिस्टेंस कैसा हो गया, R2 हो गया। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पर जहां पर हमने यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हमने रखा है, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कम है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे इस चार्ज से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि E किसके बराबर होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, Q नॉट मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। कि यहां पर जो चार्ज होगा इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, और यहां पर चार्ज कितना रखा है, Q नॉट टेस्ट चार्ज, तो Q नॉट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q नॉट मल्टीप्लाई E। किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालनी है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, तो जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं सदिश। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी कि ये जो यूनिट चार्ज को जैसे हमने इस फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, E है, और चार्ज कितना है, Q नॉट है, तो Q नॉट पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किसके ये समांतर होगी या किसके जैसा, यानी बल की जो डायरेक्शन होगी, बल की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब ये जो धन आवेश है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो धन आवेश है वो हमने कौन सा लिया, पॉजिटिव लिया। कौन सा धन आवेश है, ये पॉजिटिव धन आवेश है। अगर ये भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, रिपल्शन की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो धन आवेश जिस डायरेक्शन में फोर्स अनुभव कर रहा है उसी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिट क्या हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला बनाया, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, किसी चार्ज के, किसी सोर्स चार्ज के द्वारा यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बनाया था F/Q, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसके डायमेंशन हमको फाइंड आउट करने कि इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो डायमेंशन के लिए हम जानते हैं फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, और फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, तो हम जानते हैं m1 L1 और T-2। ठीक है, C क्या है, कूलाम, और कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। तो चार्ज की जो डायमेंशन है, हमने नेक्स्ट क्लास, आगे वाली जो क्लास थी, पहले जो क्लास आप पढ़ चुके हैं उसमें आपने Q की जो डायमेंशन है वो फाइंड किए थे। अगर नहीं आते तो देख लो कि Q का क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यानी करंट किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि एक यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो होंगे वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो Q की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, तो Q की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जो Q इधर आ गया और T कहाँ चला गया, उधर चला गया, तो क्या हो गया, I
और टी, और आई की जो यूनिट है वो क्या होती है एम्पियर, और टी क्या है टी एज इट इज। तो जो चार्ज के जो डायमेंशन आगे क्यू के वो कितने आगे ए टी, तो हम लिख सकते हैं यहां पर A1 और T1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, तो नीचे कुछ कट रहा है ऊपर नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा M1 L1 T जो 1 है यहां पर वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जो अभी प्लस का वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई न्यूटन पर कूलाम, और इसके डायमेंशन क्या आ गए, तो M1 L1 T-3 और A-1। ठीक है, ये इसके क्या आ गए डायमेंशन आ गए। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हमने एक आवेश को रखा है, कौन से आवेश को रखा हुआ है, इकाई धन परीक्षण आवेश को रखा है, तो ये जो आवेश जितना बल को अनुभव करता है, जितने बल को अनुभव करता है वही क्या होती है इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि हमने क्या लिया इकाई धन परीक्षण आवेश या यूनिट चार्ज लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी फोर्स के बराबर, यानी ये जितना फोर्स अनुभव करेगा वही क्या होगी यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी यूनिट हमने बना दी, जिसके डायमेंशन हमने बना दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हमने देखा था कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वही क्या होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जैसे ही यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को, किसी इकाई धन आवेश को हमने रखा और इस पर जो फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी जो टेस्ट चार्ज है उसके फोर्स अनुभव करने की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, तो वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन को रखा, चार्ज कौन सा रखा हमने इलेक्ट्रॉन को, जैसे हमने यहां पर रखा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हमने, तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो कौन से डायरेक्शन में करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कौन से डायरेक्शन में करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन में हमने हमारे टेस्ट चार्ज को रखा और हमारा टेस्ट चार्ज कौन सा धनावेश है, ठीक है यानी इकाई धनावेश को जैसे हमने यहां पर रखा, टेस्ट चार्ज को रखा, तो टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, जो डायरेक्शन कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी होती है, तो इसके अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करता है। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या होती है टर्मिनेट होती है। यानी आगे जब हम फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है टर्मिनेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा। क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज कौन सा है, हमने बोला कि टेस्ट चार्ज हमेशा हमारा कौन सा होगा पॉजिटिव होगा। और अगर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहां पर कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव और यहां पर कौन सा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमारे टेस्ट पॉजिटिव को क्या करेगा रिपल करेगा, इसीलिए हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही निकाली किससे, तो टेस्ट चार्ज की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझ लिया, हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का एक एरिया होता है जिस एरिया में वो अपना इफेक्ट फैला के रखता है। क्या करके रखता है, अपना इफेक्ट फैला के रखता है। और अगर उसी एरिया में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहां पर कवर कर ली।
ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, या हम कह सकते हैं बल इकाई धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो यानी इकाई धन परीक्षण आवेश पर जितना फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 25 का अपन पढ़ रहे थे, मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। उसके अंतर्गत कल अपन बात कर रहे थे वृक्क के बारे में, और ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे थे कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई है या उत्सर्जन तंत्र जो सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर वृक्क, मेडुला, कॉर्टेक्स, महाधमनी, शिरा, वृक्क शिरा, ठीक है, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस अपन करेंगे। कैसा कौन सा ऑर्गन होता है, किस तरह का दिखाई देता है, क्या कलर होता है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, कितना वजन होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है ना। तो कल एक सिस्टम बनाया था मैंने, उस सिस्टम को वापस देख लेते हैं अपन कि कैसा सिस्टम था। और डायग्राम, सबसे मेन चीज़ आपको डायग्राम पे फोकस करना है ना। डायग्राम जितना अच्छा होगा उतना आपके नंबर लाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, है ना। लिखी हुई चीज़ें थोड़ी कम होंगी चलेगा, लेकिन डायग्राम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना। ये हो गया आपके वृक्क, इसके अंदर अपन ले लेते हैं ये पेल्विस, ठीक है, ये मेडुला या मध्यांश जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपके वल्लकुट, ये पेल्विस, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग, ठीक है, इस तरह से जुड़ना है। ठीक है ना। फिर ऊपर से जो नलियाँ आ रही थी उसको क्या बोलते हैं, एक तो वृक्क धमनी, ठीक है, ये लिख देते हैं वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, ठीक है, और पश्च महाशिरा, ये वाली, ये नीचे वाली हो जाएगी महाशिरा। ये सारी चीज़ें अपन ने इसके अंदर देखी थी। ठीक है, ये वृक्क धमनी हो गई। फिर है क्या, वृक्क शिरा, ये लिख देते हैं वृक्क शिरा, ठीक है, इधर वृक्क शिरा नहीं है, वृक्क शिरा वो हो गई। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। अब इसके अंदर अपन वृक्क की बात करते हैं। ठीक है, किडनी, देखो आपकी जो किडनी है, पहली तो चीज़ क्या है, एक जोड़ी पर, देखो मैं सब स्टार करके लिख रहा हूँ, कितनी है, एक जोड़ी, यानी दो है। हमारी बॉडी के अंदर दो किडनियाँ हैं, कितनी, एक जोड़ी या दो किडनियाँ, एक जोड़ी में दो ही आती है। दोनों कहाँ स्थित है, यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे, लेकिन पीछे के पोर्शन में, नॉट फ्रंट, बैक पोर्शन में, है ना, इस तरह से पीछे की तरफ। तो यहाँ वो दोनों स्थित हैं, लेकिन इधर राइट वाली थोड़ी ऊपर है और लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे की तरफ है। क्यों, क्योंकि हमारे ऑर्गेनल सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में टिका हुआ है, उस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला ऑर्गेनल सिस्टम झुका हुआ होता है, उस वजह से राइट किडनी थोड़ी अपवर्ड होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी लोअर्ड होती है ना, थोड़ी नीचे की तरफ होती है ना।
तो दोनों का आकार सेम होता है, दोनों की आकृति सेम होती है, दोनों का वजन सेम होता है, लेकिन किसी कारणवश इनमें फेरबदल हो सकता है ना। तो जो किडनियाँ हमारी स्थित है, एक तो है एक जोड़ी दोनों, ठीक है, एक तो होगी राइट साइड में, एक होगी आपकी लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट साइड वाली क्या होगी, थोड़ी अपर पार्ट में, और लेफ्ट साइड में क्या होगी, थोड़ी लोअर पार्ट में होगी, ठीक है। फिर इसकी आकृति लेना कैसी होती है, सेम के बीच की तरह, सेम के बीच है ना, चंवले के बीच देखेंगे, देखे कभी ऐसे, इस तरह से चंवला जो होता है उस इस तरह से देखा जाता है, तो सेम के बीच की तरह इसकी आकृति होती है ना। फिर ये तो हो गई आकृति, ठीक है। अब ले लेते हैं इसका वजन, ठीक है। इसका वजन कितना होता है, लगभग 170 से 180 ग्राम के आसपास इसका वजन पाया जाता है, 120 से 170 ग्राम है ना। तो इसका वजन कितना हो गया, 120 से 170 ग्राम। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना, सबके लिए ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है, किसी 100 ग्राम भी हो गए तो किसी 190 ग्राम भी हो गया है ना। इस तरह से इसकी वजन होता है। आकार, लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, लगभग ये क्या होता है 20 से 25 सेंटीमीटर या 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा, 10 से 11 सेमी लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 2.5 से 3 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट हो गया ना। ऊंची मतलब मोटाई, ये ध्यान देना, ऊंचाई मतलब इसकी मोटाई। कैसे मोटाई, जैसे देखो ये वाली क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और इसकी जो मोटाई होगी, ऐसी जो परत होगी ना अंदर की मोटाई, वो इसकी क्या होगी 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होगी। फिर ले लेते हैं इसका कलर, है ना, क्या हो जाएगा कलर, तो क्या हो जाएगा गुलाबी रंग से। कलर कैसा होगा इसका, गुलाबी कलर का है ना, ये हल्की गुलाबी कलर की होती है। और लिख लिया कलर गुलाबी रंग का। फिर ये हमारे शरीर में जो अटैचमेंट होता है इसका, है ना, कैसे जुड़ी रहती है उदर गुहा से, क्योंकि ये हमारे कहाँ पाई जाती है, उदर गुहा के अंदर, है ना। ये हमारी उदर गुहा में स्थिति, उदर गुहा में पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है। कहाँ होते हैं, उदर गुहा में नीचे के भाग में, ठीक है, पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़ी रहती है ना। क्या होता है, उदर गुहा में पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है। इसका बाहरी भाग उत्तल तथा आंतरिक अवतल लेंस प्रकार का होता है, अवतल प्रकार का होता है। मतलब इसकी जो आकृति तो हमने देख ली सेम के बीच की तरह, लेकिन इसके दो भाग भी पाए जाता है, उत्तल और अवतल प्रकार के। उत्तल अवतल क्या हो गया, लेंस के दो भाग हो गए, लेकिन इसकी आकृति में जब हम संपूर्णतया घुसेंगे तो बाहरी आकृति इसकी लगभग किससे दिखेगी, उत्तल जैसी, और लेकिन आंतरिक आकृति कैसे दिखेगी, अवतल प्रकार की। तो ये क्या है, अभी तक जो पढ़ रहे हैं अपन क्या है, वृक्क के दाएं बाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वृक्क के दाएं बाएं आ गए, एक एक पॉइंट को उतारते रहना है ना। आकृति होगी सेम के बीच की तरह, वजन हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, स्थिति हो गई, कलर हो गया, है ना। इस तरह से याद करोगे फटाफट याद हो जाएगा।
पूरी किताब की थ्योरी नहीं पढ़नी, टॉपिक वाइज पढ़ते रहोगे तो जल्दी समझ में भी आएगा और जल्दी याद भी आएगा, है ना, क्योंकि उसमें पॉइंट्स याद आ जाते हैं। थ्योरी पढ़ने में क्या आता है कि इसमें अपन ने क्या क्या लिखा था वो याद नहीं रहता है ना, तो लेकिन ये सारी टॉपिक याद रखेंगे। अपन ने क्या देखा था, एक तो कलर देखा था, एक स्थिति देखी थी, लंबाई चौड़ाई देखी थी, आकृति देखी थी, है ना, तो इससे अपन कम से कम 5-7 लाइन का अपन वर्णन लिख सकते हैं। किसके लिए? सिर्फ किडनी के लिए। अब क्या होता है देखो, आगे का इस टॉपिक लिख रहा हूं। अवतल भाग में गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हाइलम कहते हैं। इसी भाग से तंत्रिका क्या कहते हैं? देखो पहली चीज क्या होगी, जो हमने 2 भाग पढ़े हाइलम वाले, है ना, या अवतल और उत्तल जो भाग पढ़े, ठीक है, उस अवतल और उत्तल भाग के आधार पर क्या कहते हैं, उसी भाग से तंत्रिका, वृक्क धमनी, वृक्क में प्रवेश करती है। मतलब ये हाइलम वाला भाग हो गया है ना, ये हाइलम वाले जो भाग दे रखे इसके अंदर, इस हाइलम वाले भाग से ही, ठीक है, कौन तंत्रिकाएं होंगी या वृक्क धमनियां होगी, शिराएं होंगी, ये सारे इस हाइलम वाले भाग से ही वृक्क के अंदर एंटर करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप नोट करते रहना साथ साथ में, है ना। तो 2 भाग कौन कौन से हो गए, एक तो उत्तल वाला भाग था और एक अवतल वाला भाग था, ठीक है ना। तो अवतल वाले भाग से क्या कर रहे हैं, अवतल वाले भाग में जो गड्ढे नुमा संरचना होती है, जो डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो जैसे इस तरह से, तो इन भाग को क्या कहते हैं, हाइलम। और इस हाइलम वाले भाग में ही धमनी और शिराएं क्या करती है, तंत्रिकाएं क्या करती हैं, एंटर कर देती है, ठीक है। ये हो गया आपके। फिर आप क्या लिखे, ठीक है। तो वृक्क के अंदर इतनी बातें खूब हो गई आपके लिए। इसका निर्माण कैसे होता है, किन से इसका निर्माण होता है वो लिख दो। वृक्क का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है ना। भ्रूणी मेसोडर्म, मेसोडर्म मतलब समझ में आ गया आपको। मेसोडर्म क्या है, मेसोडर्म इज ए लेयर, झिल्ली, है ना। जब आप भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो झिल्ली को पढ़ते हैं। और झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ रखा है। एक तो एक्टोडर्म, है ना, 11वीं में आया आपके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती है जो आपके अंगों के निर्माण में सहायक होती हैं। तो जिसमें से ये मेसोडर्म जो है, ये मेसोडर्म झिल्ली से आपका किसका निर्माण हो रहा है, वृक्क का निर्माण हो रहा है। तो वृक्क के अंदर ये जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको लिखवा दी। वृक्क ये हो गया आपके, इससे संरचनाएं जुड़ी हुई है और कहाँ जा रही है, सीधे मूत्रवाहिनी में। तो इसके बाद जो टॉपिक लेते हैं अपन क्या ले लेंगे, मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो वृक्क का अपने हो गया। अब बात करते हैं अपन मूत्रवाहिनी की। ये चीजें टॉपिक के रूप में याद रखना। मेसोडर्म, अवतल भाग, हाइलम, लंबाई चौड़ाई, कितने सेंटीमीटर ऊंची है, कितने सेंटीमीटर चौड़ी है, कितने सेंटीमीटर लंबी है, कलर कैसा है इसका, कहाँ स्थित है, अवस्थिति क्या है, ठीक है, स्थिति क्या है, उदर गुहा में किस झिल्ली से जुड़ा रहता है, पेरिटोनियम की क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें वृक्क से जुड़ी हुई याद रहती हैं। अब बात करते हैं अपन मूत्रवाहिनी।
ठीक है। अब मूत्रवाहिनी में क्या है, देखो दोनों तरफ से है, प्रत्येक वृक्क से, प्रत्येक मतलब क्या, देखो 10-12 वृक्क है ही नहीं, प्रत्येक वृक्क मतलब दोनों वृक्क से, दोनों वृक्क से एक संकरी है ना, कंप्रेस्ड नली, संकरी मतलब कंप्रेस्ड, कोई फैली हुई नहीं लोअर चौड़ी है ना, प्रत्येक वृक्क से एक संकरी नली निकलती है, उस नली को अपन क्या बोलते हैं, उभरी हुई, वो भी ध्यान रखना, उभरी हुई है ना, ऐसे बिल्कुल ही जुड़ी हुई नहीं है, सक्रिय है लेकिन खुली हुई, उभरी मतलब खुली हुई, जिसके अंदर आराम से जल की तरह मूत्राशय तक इकट्ठा हो सकता है। तो प्रत्येक वृक्क से एक नलिकानुमा संरचना जो कि संकरी तथा उभरी होती है, वो नलिका निकलती है जो आगे जाकर आपके मूत्राशय से जुड़ती है, वही नलिका आपकी क्या कहलाती है, मूत्रवाहिनी कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक वृक्क से एक संकरी उभरी हुई नलिका निकलती है जो आगे जाकर मूत्राशय से जुड़ती है, उसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये भी एक जोड़ी अथवा दो होती हैं, एक जोड़ी होती है। इनकी संख्या भी कितनी है, दो हैं, दो वृक्क हैं, एक वृक्क से इधर वाली निकली, एक वृक्क से इधर वाले में, दाएं से बाएं दोनों तरफ मूत्रवाहिनियाँ निकली हुई है। ठीक है, तो दो वृक्क की बात कर ली अपन ने, मूत्रवाहिनी की बात कर ली। ठीक है, मूत्रवाहिनी आगे चल रही है। ठीक है, और ये क्या होती है, मोटी पेशीय युक्त होती है, पेशीय युक्त नलिका है, क्या है। ठीक है, तो ये आपके मूत्रवाहिनी की बात होगी। अब जब बात करेंगे आगे, कभी भी जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अपन मूत्रा से लेंगे, फिर मूत्र मार्ग पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर इस किडनी के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में यही सारी चीज़ें देखनी है। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सेंस ऑर्गन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने आई के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और आई के जो भी डिफरेंट पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए। जैसे फाइब्रस ट्यूनिक के बारे में पढ़ा था हमने, इसके बाद यूविया के बारे में पढ़ा था जिसको वेस्कुलर भी कहा जाता है। और तीसरा जो पार्ट था आपका था वो रेटाइना। रेटाइना के अंदर भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, वेस्कुलर और यूविया के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। और डायग्राम भी मैंने वहाँ पर बनाया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से कुछ पार्ट ऐसे थे जो लेबल करने रह गए थे और वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और कुछ पार्ट डिस्कस करने भी रह गए थे। वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जैसा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से उसको देखें, कॉपी में भी ट्राई करें आप खुद, तो ऑटोमेटिकली आप भी डायग्राम बनाना सीख जाएंगे और नेमिंग आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होती जाएगी। और आपके सीधा क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ आई, मतलब आई का डायग्राम ड्रॉ कीजिए विद लेबल डायग्राम, मतलब आपको लेबलिंग भी करनी पड़ती है और वो सीधा आपको 3 नंबर या 5 नंबर दे सकता है। इसलिए आपको इस डायग्राम पे भी फोकस करना, और जैसे ही आपको डायग्राम आता है और नेमिंग आती है उसकी, इसका मतलब आप समझ लेना आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी है। क्योंकि आपको नाम पता है, डायग्राम पता है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो फंक्शंस होंगे और उसका क्या रोल है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो डायग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको जनरल बताया था कि जिसको जो मेन आगे वाला पार्ट होता है वो स्लाइटली बल्जी होता है, जिसको हमने क्या कहा था, कॉर्निया। और इसके जो कंप्लीट लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक, यानी स्क्लेरा, स्क्लेरा भी कह सकते हैं या स्क्लेरोटिक भी कहा जा सकता है इसको। ये वाला पार्ट ओपन होता है जहां से ऑप्टिकल नर्व आपकी निकलती है। आपको ये ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका कॉर्निया और ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका स्क्लेरा। तो मैं नेमिंग करता जाता हूँ यहाँ पे, आपको याद रखनी है सब नेमिंग और खुद भी ट्राई करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्निया। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हमने कहा था स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक भी कह सकते हो आप, जो आपने लिखा हुआ है वहाँ पे स्क्लेरोटिक। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, कोरोइड होता है,
ठीक है। कोरोइड पार्ट होता है उसके अंदर, इसके बाद उसके अंदर सिलियरी पार्ट होता है और आइरिडल पार्ट होता है। तो मेन जो पोर्शन है जहाँ से स्टार्ट होती है वो वाला पोर्शन यहाँ से क्या कहलाता है, ये आपका ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका कोरोइड। ये सेकंड लेयर है आपकी वेस्कुलर या यूविया, और ये किससे फिल्ड होती है, विद मेलानिन। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन, और मेलानिन की वजह से इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन। तो ये कौन सी लेयर हो जाएगी आपकी, कोरोइड। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। जैसा आपकी स्किन के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है वही पिगमेंट आपके इस कोरोइड लेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपके आइरिडल पार्ट और सिलियरी पार्ट। तो यहाँ पे जो पार्ट इससे अराइज होता है मतलब कोरोइड से कुछ ऐसा, और यहाँ से जो पार्ट अराइज होता है इसको अलग से बना लेते हैं अपन ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। और ये वाला पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह, और यहाँ पे सेम एस पार्ट अराइज होगा कुछ ऐसा, और इसी से अटैच दूसरा पार्ट यहाँ पे जो होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह, वो इसी लेयर से अराइज हो रहा मतलब आपके कोरोइड से। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है जो हमने ग्रीन चॉक से मतलब डिनोट किया है कलर से ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सिलियरी पार्ट। इसको कहा जाता है सिलियरी पार्ट। किस लेयर का, वेस्कुलर या यूविया लेयर जो आपकी सेकंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिलियरी पार्ट कहते हैं। और आगे वाला इसका जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, आइरिडल पार्ट। ये वाला कौन सा पार्ट कहलाएगा, आइरिडल पार्ट। कौन सी लेयर का, आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आप जब रेटाइना के बारे में पढ़ते हो तो ये दोनों पार्ट पोर्शन रेटाइना के अंदर भी आते हैं, लेकिन वहां पे ये क्या काम करते हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं, दोनों का फंक्शन तो सेम ही है, लेकिन इनको कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे आइरिडल पार्ट ऑफ मिडल लेयर एंड आइरिडल पार्ट ऑफ रेटाइना विच इज कंबाइंड एंड फॉर्म आइरिस, और सिलियरी पार्ट ऑफ मिडल लेयर एंड सिलियरी पार्ट ऑफ रेटाइना विच इज कंबाइंड एंड फॉर्म सिलियरी बॉडी। इनके फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से आपके तीसरी लेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और लाइट को परसीव करने का काम करती है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान भी रखना है कि ये जो लेयर होती है तीसरी इनर मोस्ट लेयर होती है इसी को हम रेटिना कहते हैं। वैसे ऑप्टिकल पार्ट होता है ये रेटिना का, लेकिन मेनली हम इसी को रेटिना कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये यहाँ से जो आपका ये सेंटर पोर्शन है यहाँ पर क्या होता है, ये स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है ये वाला पार्ट, और फिर बाद में कंटिन्यू होती है लेयर। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और हमने बात भी की थी कि जो आपकी स्क्लेरा जो लेयर होती है वो कंप्लीट लेयर होती है, बाकी सारी जो लेयर होती है इसके अंदर वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। कैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पोर्शन जो है वो खाली है, ये कंप्लीटली अटैच नहीं है, तो ये लेयर कंप्लीट नहीं होगी। बाकी आपकी जो कॉर्निया से लेकर स्क्लेरा तक वो लेयर क्या है, कंप्लीट है। बाकी सारी जो होती है वो इनकम्प्लीट लेयर होती है, मतलब कंप्लीटली अटैच नहीं होती है, पूरा सर्कल बनाती नहीं है। इसके बाद आप जानते ही हो आगे जो हम देखेंगे ये जो सिलियरी पार्ट है इसका, इसी से आपका जो मतलब रेटाइना वाला पार्ट है वो इससे अटैच होगा, मतलब इसका सिलियरी पार्ट यहाँ से इसके अटैच हो जाएगा। तो ये किसका सिलियरी पार्ट हो गया, रेटाइना का। और आइरिडल जो पार्ट होता है इसका वो यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो ये रेटाइना का आइरिडल पोर्शन हो जाएगा। ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन ये इतने ज़्यादा मतलब बीच में गैपिंग नहीं होती है, वो पास पास ही होते हैं और अटैच होते हैं। तो यहाँ पे ये रेटाइना का आइरिडल पोर्शन हो जाएगा और आपका ये सिलियरी पार्ट हो जाएगा किसका, रेटाइना का, इससे ये अटैच होगा। तो इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये क्या है आपका, आइरिडल पार्ट ऑफ रेटाइना। तो ये आइरिडल पार्ट हो जाएगा किसका, रेटाइना का। और ये पीछे वाला जो पोर्शन है हमने जो व्हाइट से डिनोट किया है वो वाला हो जाएगा आपका सिलियरी पार्ट। और ये सिलियरी पार्ट किसका, आपके रेटाइना पोर्शन का। और ये जो हमने पीछे की तरफ बनाया है ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिकल पार्ट। किस लेयर का, तो ये आपके रेटाइना का पार्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पे लेंस भी बनाया था। ये लेंस किससे सस्पेंडेड होता है, तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। किससे मतलब सस्पेंडेड होता है, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, जो इसको अटैच रखते हैं। जो आपका लेंस होता है वो किससे अटैच होता है, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। तो मैंने यहाँ पे डिनोट भी किया था, ये हो जाएगा आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। और सस्पेंसरी लिगामेंट की बात करें तो हम यहाँ पे जो बीच में आपका पोर्शन होगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका लेंस प्रेजेंट होगा। और ये क्या होता है कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है आपका, जो क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोटीन होता है। लेंस किससे बना होता है, क्रिस्टलाइन
ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और ये लेंस कैसा होता है, आपके जो ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, वो बाय कॉन्वेक्स होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है। इसके बाद आगे के चैम्बर की बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, इसको कहा जाता है प्यूपिल, जो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट भी होता है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, फैलता भी है और मतलब सिकुड़ना वगैरह अपन जो पढ़ेंगे आगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा। प्यूपिल जो होता है वो आपके लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लाइट ज्यादा है या कम है, तब आपकी मतलब जैसे हम देखते हैं कि एकदम से लाइट में चले जाए और वहां से एकदम से अंधेरे में आ जाते हैं तो हमको कुछ दिखता नहीं है, तो उसका रीजन क्या है, तो प्यूपिल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने देखा था जो कॉर्निया है, कॉर्निया के आउटर एक लेयर हमने और बनाई थी, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे कॉर्निया के आउटर, जिसको हमने क्या कहा था, कंजक्टिवा। क्या कहा था, कंजक्टिवा। और मैंने आपको बताया भी था कंजक्टिवाइटिस के बारे में, तो ये कंजक्टिवा हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम जो डिस्कस करना बाकी रह गया था, यहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया और लेंस, और ये वाला जो चैम्बर होता है अलग से दिख भी रहा है आपको, पीछे भी चैम्बर है एक रेटिना वाला और एक आगे की तरफ जो चैम्बर है, तो इस चैम्बर को कहते हैं एक्वस चैम्बर, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर। ये याद रखना आपको है, एक्वस ह्यूमर। और जो आपका ये वाला पोर्शन है इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को कहते हैं हम, मतलब ये वाला जो पोर्शन है जो खाली वाला भाग है इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर जो होता है इसका दूसरा नाम भी होता है वार्टन्स जेली। इसको क्या कहा जाता है, वार्टन्स जेली। आपको ये नाम भी याद रखना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसी नाम से आ जाता है, वार्टन्स जेली या विट्रस ह्यूमर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विट्रस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपकी यहाँ से क्या राइज होती है, ऑप्टिक नर्व राइज होती है, जो आपके ब्रेन के ऑप्टिक लोब में जाके कनेक्ट होती है, ताकि ब्रेन कोऑर्डिनेट कर सके आप जो इमेज देख रहे हो, जो पिक्चर बन रही है आपके रेटिना के ऊपर, वो कौन सी है, क्या है वगैरह सब कुछ जब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे आई के अंदर तब आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, जो आपके ब्रेन के ऑप्टिक लोब में जाके अटैच होती है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी मतलब लेयर जो भी अपन देख रहे हैं, तीनों लेयर यहाँ पे जो बनाई है उसमें से एक भी लेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन होता नहीं है। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ये ध्यान रखना है, ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन होती नहीं है और लाइट का परसीव मतलब लाइट परसीव होती नहीं है, तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। सॉरी। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, जो डिप्रेशन है उसके आगे वाला जो पोर्शन है, मतलब जो सेंटर पोर्शन है आपके लेंस से जो आ रहा है, उस वाले सेंटर पोर्शन को, पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इस पूरे वाले पोर्शन को कहा जाता है, इसमें ये डिप्रेशन वाला पार्ट नहीं, ये जो पूरा पोर्शन है उसको कहते हैं एरिया सेंट्रलिस। क्या कहते हैं, एरिया सेंट्रलिस। इसको कहा जाता है एरिया सेंट्रलिस, या फिर कहते हैं मैक्यूला लुटिया। क्या कहते हैं, मैक्यूला लुटिया। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है, कॉन सेल प्रेजेंट होती है, ओनली कॉन सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये कॉन सेल्स क्या है और रॉड सेल्स क्या है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब रेटिना के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो कॉन सेल्स क्या होती है और रॉड सेल्स क्या होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओनली कॉन सेल्स। आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया सेंट्रलिस या फिर आपके जो मैक्यूला लुटिया होता है उसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, ओनली कॉन सेल्स। ये वाला जो पोर्शन आपके जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें यहाँ वाला जो पोर्शन है पूरा, उसको क्या कहते हैं, एरिया सेंट्रलिस या मैक्यूला लुटिया। उसके अंदर ओनली कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। और आपका ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, जिसको हमने येलो स्पॉट भी डिनोट किया था, इसको मेनली कहा जाता है फोबिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, जो दबा हुआ पार्ट है यूं कह सकते हैं अपन, इसको कहते हैं फोबिया। क्या कहते हैं, फोबिया। और इसी के अंदर क्या होती है, इसके अंदर शार्प इमेज फॉर्म होती है। क्या होती है, शार्प इमेज फॉर्म, मतलब जो शार्प इमेज बनती है आपके, वो कहाँ पे बनती है, फोबिया पे बनती है। और ये जो पूरा वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है, एरिया सेंट्रलिस। अब ये दोनों नाम अलग अलग क्यों दिए गए, तो उसका रीजन ये है कि आपकी जो पूरी रेटिना है उसमें ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे ओनली कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन बचता है यहाँ पे दोनों तरफ, वहां पे कॉन और रोड दोनों नंबर मतलब सेम होते हैं। यहाँ पे न तो कॉन ज्यादा होती है, न ही रोड ज्यादा होती है, दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही आप किसकी तरफ आगे बढ़ते हो, लेंस की तरफ आगे बढ़ते हो, मतलब आप जो पोस्टीरियर रीजन की तरफ आगे आते हो, तो वहां पे रोड सेल्स की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो आपका लिक्विड होता है यानी एक्वस ह्यूमर, इसको खाली भी होना पड़ता है, मतलब ये ड्रेन होता है। ड्रेन नहीं हो तो आपको डिजीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक कैनाल बनी होती है जिसके थ्रू ये क्या होता है, ये ड्रेन होता रहता है। इस कैनाल को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कैनाल ऑफ स्लेम। कैनाल ऑफ स्लेम,
कैनाल ऑफ स्लेम। अब ये कैनाल ऑफ स्लेम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है आपके कॉर्नियो, अब यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कॉर्निया और यहाँ पे स्क्लेरोटा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एट द कॉर्नियो स्क्लेरोटिक जंक्शन। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? कॉर्नियो स्क्लेरोटिक जंक्शन। मतलब आपके ये कैनाल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कॉर्नियो स्क्लेरोटिक जंक्शन पे। आपको ये भी प्रेजेंट मतलब पता होना जरूरी है कि यहाँ पे एक कैनाल होती है, मतलब जो आपका एक्वस ह्यूमर बनता है वो रेगुलरली क्या होता है? ड्रेन होना जरूरी है। अब वो रेगुलरली ड्रेन नहीं होता है तो आपको एक डिजीज हो सकती है जिसका नाम है ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा की वजह से कंप्लीटली ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब आप परमानेंट क्या हो सकते हो? अंधे हो सकते हो। तो ये ड्रेन होना जरूरी है, पर ये ड्रेन होता कहाँ पे? तो ये होता है कैनाल ऑफ स्लेम से ड्रेन होता है। और वो कैनाल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ड्रेन मतलब निकलता है वहां से, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्नियो स्क्लेरोटिक जंक्शन पे पे ये कैनाल प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने जो लेंस पढ़ा था, इस लेंस में यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कैनाल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्रांसपेरेंट कैनाल प्रेजेंट होती है, जो कुछ इस तरह से अटैच होती है आपके लेंस से लेकर आपके ऑप्टिक जो नर्व है, यानी जो आपके ब्लाइंड स्पॉट वाला पार्ट है, वहां तक आती है। तो इस कैनाल को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हाइलॉइड कैनाल। इसको क्या कहते हैं? हाइलॉइड कैनाल। इसको कहा जाता है हाइलॉइड कैनाल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट होती है ये, ठीक है। ये आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है इमेज फॉर्मेशन में, लेकिन ये कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको हाइलॉइड कैनाल कहा जाता है। इसके बाद हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब मैं आपको एक एक बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, विट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, आपका लेंस क्या काम करता है, बाकी सारी डिस्कस हमने कर ली थी। जितनी भी लेयर थी उनके बारे में देख लिया था, उनके अंदर सर्कुलर मेरिडियनल मसल्स के बारे में भी देख लिया था, इंस्पेक्टर मसल्स के बारे में भी देख लिया था, डायलेटर मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है उनके बारे में भी हमने देख लिया था, तीनों लेयर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो भी हमने देख लिया था। अब जो बचता है हमारा पोर्शन, वो जो नेमिंग करना रह गया था वो भी हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद जो पोर्शन हमारा बाकी था डिस्कस करना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट आ जाएगा एक्वस ह्यूमर। लिक्विड के बारे में हम देख लेते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब ये एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट कहाँ होता है? तो एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट कहाँ होता है? डायग्राम से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? ये क्या काम करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू कॉर्निया टू लेंस। प्रोवाइड, इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू कॉर्निया एंड टू लेंस। लेंस और कॉर्निया को क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है आपके। इसके बाद ये देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बात की थी, ये जो आपका ड्रेन होता है एक्वस ह्यूमर का, किसकी हेल्प से ड्रेन होता है? विद द हेल्प ऑफ कैनाल ऑफ स्लेम। मतलब आपका एक्वस ह्यूमर आपको ये याद रखना है, एक्वस ह्यूमर ड्रेन थ्रू कैनाल ऑफ स्लेम के थ्रू ये क्या होता है? ड्रेन होता है। अगर ये ड्रेन नहीं हुआ, बाय चांस ये ड्रेन नहीं होता और कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक्ड है आपके, तो कैनाल ऑफ स्लेम अगर ब्लॉक हो जाती है, यानी ये अगर ब्लॉक है, तो आपको कौन सी डिजीज होती है? ग्लूकोमा। कौन सी डिजीज होती है? ग्लूकोमा। और ग्लूकोमा होने की वजह से ये मतलब जो आपका एक्वस ह्यूमर है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये प्रेशर जनरेट करता है आपके लेंस की तरफ, जिसकी वजह से आपको कंप्लीटली ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब आप कंप्लीटली अंधे हो जाओगे। उस डिजीज का नाम क्या है? ग्लूकोमा। आपको ये पता होना चाहिए। ग्लूकोमा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, इसी डिजीज के रिलेटेड, जो आई से रिलेटेड डिजीज है उनके बारे में। लेकिन ये होती क्यों है? तो ये होने का कारण है एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन होता है थ्रू कैनाल ऑफ स्लेम। अगर ये कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाए तो आपका एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको कौन सी डिजीज होती है? ग्लूकोमा डिजीज होती है। तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू कॉर्निया एंड टू लेंस। और एक्वस ह्यूमर ड्रेन थ्रू कैनाल ऑफ स्लेम। अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो आपको कौन सी डिजीज होती है? ग्लूकोमा डिजीज होती है। तो आपको यहाँ पे ये एक्वस ह्यूमर हो गया। इसके बाद आता है आपका विट्रस ह्यूमर, जिसको हम वार्टन्स जेली भी कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? तो डायग्राम देख, मतलब आपको डायग्राम पता है तो ऑटोमेटिकली आपको फंक्शन याद हो जाएंगे। मैं बताया तो आपको यहाँ पे सेकंड आपका हो जाएगा विट्रस ह्यूमर, जो डिस्कस करना बाकी था। तो विट्रस ह्यूमर, जिसको हम क्या कहते हैं? वार्टन्स जेली। दूसरा नाम क्या है इसका? वार्टन्स जेली। इसको दूसरा नाम मतलब क्या होता है? वार्टन्स जेली। आपको ये नाम भी याद रखना, वार्टन्स जेली भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका भी रीजन है, लेकिन ये रीजन के बारे में अपन को ज्यादा डिस्कस करनी नहीं है। विट्रस ह्यूमर की अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू रेटिना, क्योंकि कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके जो रेटिना लेयर है उसी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट
टू रेटिना, मतलब ये आपके रेटिना को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही ये दूसरा काम करता है कि जो आपकी आई बॉल है उसको शेप प्रोवाइड करने का भी काम करता है। तो प्रोवाइड शेप ऑफ द आई बॉल, या मेंटेन इसको ये भी लिख सकते हो आप, मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल के शेप को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। मतलब आपका जो विट्रियस ह्यूमर है वो क्या करता है, आपके आई बॉल के शेप को भी मेंटेन करता है, और दूसरा क्या करता है, रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद इससे रिलेटेड जैसे वाइटन जेली आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने बता दिया, और नोट करके मैं पॉइंट डाल रहा हूँ, आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो किससे बना होता है या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है विटामिन सी। तो इन एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर, या फिर यूं कह सकते हैं एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर रिच इन विटामिन सी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यूँ पूछा जाए आपको तो कौन सा होता है, विटामिन सी इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, एक्वस और विट्रियस ह्यूमर जो होता है उसका जो कंटेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हो गया आपका विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर के बारे में हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद जो आपका बचता है पोर्शन वो है आपका लेंस। जो लास्ट पोर्शन है इसका वो है आपका लेंस। तो लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और यहीं पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लेंस जो होता है, ह्यूमन का जो लेंस होता है, आई लेंस, वो किससे बना होता है, वो क्या होता है आपका, एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोटीन। मतलब ये किससे बना होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना हुआ रहता है आपका जो लेंस है। ये हम नेमिंग करना यहाँ पे भूल गए, इसको लिख देते हैं लेंस। तो आपका जो लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये कैसा होता है, तो ये आपका बाय कॉन्वेक्स होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और ये कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है। अंदर की जो साइड होती है वो ज्यादा ही कॉन्वेक्स होती है। तो ये जितने भी पार्ट थे हमने आई के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिए। विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा क्वेश्चन इनके ऊपर बनता भी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। कैनाल ऑफ स्लेम का जो फंक्शन होता है वो भी हमने देख लिया। एरिया सेंट्रलिस क्या था उसके बारे में भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद आपका जो फोबिया है, जहाँ पे शार्प इमेज बनती है, वो वाला पार्ट जिसको येलो स्पॉट भी कह सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, इसके बारे में भी हमने देख लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि आइरिडल पार्ट और आइरिडल पार्ट, दो आइरिडल पार्ट मिलके आपका क्या बनाते हैं, आइरिस, और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर ली थी। सिलियरी पार्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिलियरी बॉडी, और इनका फंक्शन क्या होता है यह आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो रेटिना है आपका, उससे रिलेटेड जो आगे आएगा, मतलब कॉन सेल, रोड सेल, और इनका फंक्शन क्या होता है, वो कौन से मतलब पिगमेंट सिक्रेट करते हैं, रोडोप्सिन क्या होता है, आयोडोप्सिन क्या होता है। इसके बाद उनके अंदर किस किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कलर को परसीव करती है, आप येलो को, रेड को आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो उसका रीजन क्या है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो आपका डॉट प्रोडक्ट चल रहा था, डॉट प्रोडक्ट की कुछ दो प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था। विच वाज फर्स्ट था कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में, लाइक एंड पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और पैरेलल होने की कंडीशन में अब हमारा जो वैल्यू आएगा a डॉट बी का, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b ही आएगा, क्योंकि cos 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा और हमारा जो आंसर बनेगा वो a भी रहेगा। अगर तो वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड स्मॉल a और स्मॉल b है तो, ये तो फर्स्ट का था। फिर देन सेकंड प्रॉपर्टी हमने लेके चला था कि पैरेलल हो गया। सेकंड ये था कि इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, इफ़ a एंड b आर इक्वल वेक्टर्स, ये दोनों ही इक्वल वेक्टर है, जिसको और कहते हैं हम समान सदिश।
जब समान सदिश होंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू, दोनों ही इक्वल रहेंगे, वेक्टर ए इक्वल रहेगा वेक्टर बी के साथ ही साथ। अब दोनों वेक्टर्स इक्वल है, दैट मीन्स क्लियर है कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा, तो डायरेक्शन भी सेम रहती है और मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, ये दोनों ही इक्वल रहता है। मान लेते हैं कि दिस इज ए, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी रहता है, ये भी बात कह सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू बी, यानी कि a इक्वल टू बी रहता है, इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पर जब हम a डॉट बी फाइंड करते हैं तो ये हमारा बनता है a b, दोनों इक्वल वेक्टर्स है तो एंगल भी हमारा 0 ही रहेगा। वन मोर थिंग, हमने कहा कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b है, तो यूँ तो फॉर्मूला होता है ab cos थीटा, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे a डॉट b की जगह a लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है, a इंटू a cos 0, तो ये क्या बनेगा a इंटू ए स्क्वायर, तो a डॉट a क्या बनेगा a स्क्वायर। इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट वुड बी a स्क्वायर या फिर b स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर करो चाहे b स्क्वायर करो, दोनों ही इक्वल ही रहेंगे, दोनों का मतलब ही एक ही, a इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर का, जैसे कोई वेक्टर रैंडम सा a है, अगर उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं किसी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर निकालना है हमको, इसका मतलब हमको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना रहेगा। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। वैसे ये दोनों पॉइंट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बट फिर भी देख लीजिए। नाउ थर्ड पॉइंट है जो आपका, व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b vectors a and b are unlike and parallel है। ठीक है, अनलाइक है और पैरेलल है, जिसको कहते हैं हम विपरीत समांतर है। जब आपके a और b विपरीत समांतर हो, इसका मतलब क्या होता है, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या हुआ, लाइक पैरेलल का मतलब होता है ये ऐसा, इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन है इसका भी डायरेक्शन वही है, और सबसे बड़ी बात दोनों ही पैरेलल है। अब यहाँ पर अनलाइक पैरेलल कहा है, पैरेलल तो है बट डायरेक्शन उसका अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है बट दे आर पैरेलल। तो डायरेक्शन अपोजिट मतलब इन दोनों का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दे रखे तो आप क्या करेंगे, इसका ओरिजिन पॉइंट उठा करके यहाँ से जैसा पड़ा है वैसा वैसा उठा करके यहाँ रख देंगे, तो क्या सिचुएशन बनेगी, पहले से ये था, इसको उठा करके इसके यहाँ रखा। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। जब अनलाइक एंड पैरेलल की कंडीशन बनती है या फिर विपरीत समांतर, जब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, एक इस दिशा में जा रहा है दूसरा इस दिशा में जा रहा है, तो ओवरऑल जो एंगल बना इनकी डायरेक्शंस के बीच में विच इज़ 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में हमारा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और a डॉट बी क्या बनना चाहिए,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी कंसीडर किया इसलिए ए बी लिख रहे हैं, अदरवाइज हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड यही हो। ए बी कॉस 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस ए बी। तो इन केस अगर दो वेक्टर्स अनलाइक एंड पैरेलल है या फिर विपरीत समांतर है, जिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस कंडीशन में उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -AB रहता है। और फोर्थ एंड लास्ट जिसका प्रॉपर्टी है, जो डिडक्शन हमने निकाला है, वो है व्हेन A and B आर परपेंडिकुलर, दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, A and B are mutually perpendicular। ठीक है, दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है, तो A डॉट बी जब हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा A डॉट बी इज इक्वल टू 0। इफ इज इक्वल A डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये चीज़ कही जा सकती है, इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, यानी कि एंगल 90 डिग्री है, देन A डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर इन किसी केस में A डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो A इज परपेंडिकुलर टू B होगा। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इफ A इज परपेंडिकुलर टू B देन A डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब क्या है, इस डबल एरो का मतलब फॉरवर्ड भी चल सकता है, रिवर्स भी चल सकता है। व्हेन A इज परपेंडिकुलर टू B देन A डॉट बी इज इक्वल टू 0, व्हेन A डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन A इज परपेंडिकुलर टू B। तो हम इसका रिवर्स भी देख सकते हैं या फिर कन्वर्स भी देख सकते हैं। कन्वर्सली चेक कर रहे हैं हम, ये बात सही है कि नहीं। ये तो हमने देख लिया, A जब परपेंडिकुलर होगा, A और B जब परपेंडिकुलर होंगे देन A डॉट बी इज इक्वल टू 0। अभी रिवर्स लेकर के चल रहे हैं, इसको विलोमतः भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्स लेके चल रहे हैं मतलब उल्टा। तो A डॉट बी इज इक्वल टू 0 लेकर के चल रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, A इज परपेंडिकुलर टू B। तो यहाँ पर लेके चल रहे हैं हम A डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो A डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये A का मैग्नीट्यूड है और B का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का आप वैसे जनरली ऐसा लिखते हैं, बट हमने फर्स्टली कंसीडर कर दिया था कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A इज दिस स्मॉल a। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हमको वैल्यू क्या चाहिए कि A शुड बी परपेंडिकुलर टू B, आंसर आना चाहिए, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अब ये A B जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में पूरा 0 बन जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, π/2, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, थीटा इज इक्वल टू π/2 मीन्स A इज परपेंडिकुलर टू B, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ प्रूव हो गई। तो यहाँ से अब डायरेक्टली ये चीज़ आप कह सकते हो कि इफ़ A इज परपेंडिकुलर टू B देन A डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ डबल एरो का मतलब है कि चाहे पहले ये कंडीशन लो, A परपेंडिकुलर B पता है तो A डॉट बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। A डॉट बी इज इक्वल टू 0 लिख रखा है, इसका मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B। ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है
इसके बाद जब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की, एक्स वाई एंड जेड, ओके। नाउ ओ एक्स, इसको ओरिजिन कह दिया, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। स्मॉल एक्स ना लिखा तो कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल जेड एंड कैपिटल वाई। देयर आर 3 एक्सिस। हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड दोनों तीनों में से कोई भी 2 एक्सिस अगर लेते हैं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री ही रहता है। दिस इज़ 90, दिस इज़ 90। चाहे एक्स वाई की बात करो, एक्स जेड की बात करो, जेड वाई की बात करो, वाई एक्स की बात करो, सारे के सारे 90 डिग्री एंगल पर ही रहते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट्स कंसीडर, लेट आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along वेक्टर्स, ब्रैकेट में एक्सिस लिखा है मैंने, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। एज वी नो दैट any 2 axes are perpendicular to each other, या फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि कोई भी 2 वेक्टर्स जो है, दो एक्सिस है, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम उनकी यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, वेदर वी टॉक अबाउट आई कैप एंड जे कैप, आई कैप जो है वो आपका ओ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और जे कैप जेड एक्सिस का, और के कैप वाई एक्सिस का। तो कोई भी 2 एक्सिस की बात करी तो उनकी यूनिट वेक्टर्स अगर मैंने मेंशन किए, मैंने कहा कि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना, तो वो भी सेम ही रहेगा जितना एक्सिस के बीच में है। तो उस वजह से वेन एवर आई डू आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप, अब क्या बचा, आई कैप डॉट के कैप। जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो क्या केस बनेगा, सिंस वी नो दैट आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे कैप के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, और आई कैप और के कैप के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 0 हो जाएगा, उससे a डॉट बी का वैल्यू 0। तो ये आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के कैप, इन सब का वैल्यू बन जाएगा 0। अब इसकी जगह अगर हम म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर कोई भी 2 अलग अलग एक्सिस अगर हम लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा। अब अगर अलग अलग ना ले और सिमिलर एक्सिस ही अगर हम ले, जैसे आई कैप लिया है तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं आई कैप के साथ ही निकालूँ या फिर जे डॉट जे करूँ, अदर के कैप डॉट के कैप करूँ, तो यहाँ क्या केस बनेगा, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल क्या बनेगा, आई कैप क्या है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है एक्स के अलॉन्ग, आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल, ये आई कैप है, यही आई कैप है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, वैसे ही यहाँ पर एंगल 0, यहाँ पर एंगल 0, तो cos 0 वैल्यू इज़ 1 है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा यानी कि 0, cos 0। तो यहाँ पे बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये, अगेन आई कैप का मैग्नीट्यूड और अगेन cos 0 का 1। तो एट द एंड जो आंसर बनेगा दैट इज़ 1। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई डॉट जे डॉट जे, के डॉट के, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका जो यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग द एक्सिस इज ठीक है। ये हो गया। अगर आप इसको इन 1 टेबल सारी वैल्यूज़ अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये तरीका होता है किसी भी ऑपरेशन को डिनोट करने का, ये डॉट प्रोडक्ट बता रहा है, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 90 डिग्री 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0,
k डॉट i 0, k डॉट j 0 एंड k डॉट k इज़ 1। तो दिस इज़ द सिनेरियो। इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इनके जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनते हैं। इसके बाद जो बनता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है, बहुत सिंपल सी और छोटी सी है, बट इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उसमें बेसिकली क्या आएगा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव और इसके बाद आता है बेसिकली ये तीन ही है, क्रम विनिमयता, साहचर्यता और तीसरी जो आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और साथ में कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है, वहाँ से उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है और दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालना है अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।